श्री श्याम। कैसे मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप अपने निवास स्थान के ऊपर स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी कामना के साथ आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है पंचायत राज। जी हाँ, हम लोग पंचायत राज के बारे में आज बात करने वाले हैं। चलिए, पंचायत राज को शुरू करने से पहले इसकी प्रारंभिक जानकारी ले लेते हैं। हम लोगों से कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि आदर्श पंचायत राज व्यवस्था ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। तो ऐतिहासिक संदर्भ में आप लोगों को बताऊं मेरे दोस्तों, चोल साम्राज्य जो है, चोल साम्राज्य में ऐतिहासिक संदर्भ में पंचायत राज आदर्श रूप में स्वीकार किया गया है। उसके बाद में अंग्रेजों का काल आया। अंग्रेजों के काल के अंदर भी पंचायत राज व्यवस्था पाई गई है, लेकिन उस प्रकार की पंचायत राज व्यवस्था नहीं पाई गई जिस प्रकार की वर्तमान देश में संचालित है। क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो पंचायत राज व्यवस्था अपनाई गई थी उसके अंदर भूमि के ऊपर टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया गया था, जिसके कारण हम लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब दूसरा सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि बताइए पंचायत राज का जनक किसे माना जाता है। तो पंचायत राज का जो जनक है मेरे दोस्तों, वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को पंचायत राज का जनक माना जाता है। उसके बाद में भारत में जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो यहां से हम लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी अपने मस्तिष्क में रखनी होगी। क्या है? चलिए अब उसकी शुरुआत करते हैं। आपसे मेरे दोस्तों पूछ लिया जाए कि पंचायत राज व्यवस्था की नींव कहां से मानी जाती है, तो उसके बारे में बताना चाहूंगा आपको कि जब हमारे देश में श्री जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री बने तो उनके द्वारा 1952 के अंदर, क्योंकि पहले चुनाव जो हुए थे वो 1952 में ही हुए हैं, और 1952 के अंदर जब सरकार बनी तो नेहरू जी के द्वारा प्रारंभिक रूप से एक योजना, एक कार्यक्रम बनाया गया जिसका नाम रखा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। जी हाँ, किसका नाम बोल रहा हूं मैं? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में गठित किया गया। एक योजना ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए की गई थी। फिर उसके बाद में आप लोगों के मस्तिष्क में आता होगा कि ग्राम पंचायतों का उल्लेख तो सबसे पहले हम लोगों को बलवंत राय मेहता समिति से मिलता है। जी, बात बिल्कुल सही है, बलवंत राय मेहता से ही हम लोगों को प्रारंभिक जानकारी मिलती है। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति गठित क्यों की गई थी, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो नेहरू जी के द्वारा चलाया गया था, उस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए ही बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। और बलवंत राय मेहता समिति के बारे में अब अपन थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो आइए मेरे साथ इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ आप लोगों ने देखा है, मैंने पंचायत राज टॉपिक डाला है और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। ये क्या है, तो इसके बारे में अभी अपन विस्तार से बात करेंगे। पहले इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, पंचायत राज व्यवस्था को प्रारंभिक रूप से शुरुआत करने का श्रेय बलवंत राय मेहता समिति को जाता है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में किया गया था। इस समिति ने किसके बेस के ऊपर काम किया? तो मैंने आपको बताया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक और विकास और कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये कब चलाया गया? 1952 में चलाया गया। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए ही बलवंत राय मेहता समिति बनी। बलवंत राय मेहता समिति ने जब अपनी रिपोर्ट पेश करी तो इन्होंने कुछ सुझाव दिए। नंबर 1, क्या सुझाव दिया? इन्होंने कहा कि पंचायत राज व्यवस्था को अगर लागू करना है हमारे देश के अंदर तो उसके लिए हमें त्रिस्तरीय, कितनी स्तरीय? त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। तो यहाँ मेरे दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, सवाल पूछ लिया जाता है, अक्सर बनता रहता है ये सवाल कि बताइए बलवंत राय मेहता ने पंचायत राज को कितने स्तर के ऊपर विभाजित करने का काम किया या अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो ध्यान रखिएगा, त्रिस्तरीय व्यवस्था उन्होंने लागू करने की सिफारिश करी। इसी के आधार पर मेरे दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए पंचायत राज का श्री गणेश, पंचायत राज की शुरुआत कहाँ हुई? तो पंचायत राज की शुरुआत मेरे दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही 2 अक्टूबर 1959 के अंदर राजस्थान, जी हाँ, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1959। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जब बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट की तो इसके आधार पर नेहरू जी के द्वारा, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा राजस्थान जो है, राजस्थान का जो नागौर जिला है, इस नागौर जिले के अंदर जो बगदरी गांव है,
बगदरी गांव। मेरे दोस्तों बहुत अंतिम बिंदु तक ले जाने का प्रयास करूंगा मैं आप लोगों को। तो नेहरू जी के द्वारा जब बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई तो उस समिति ने हमें त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश करी और इसी समिति की सिफारिश के ऊपर 2 अक्टूबर को, कब 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव के अंदर शुरुआत की गई, श्री गणेश किया गया पंचायत राज का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल निकल के आता है, पूछ लिया जाए कौन सी तिथि को, तो 2 अक्टूबर 1959 को। कहां पर, तो राजस्थान के अंदर। राजस्थान में भी कहां पर, तो नागौर में। नागौर में भी कहां पर, तो बगदरी में। इस तरीके से राजस्थान वो पहला राज्य बना जिसने पंचायत राज व्यवस्था को भारत में लागू किया, श्री गणेश किया। यह सवाल तो बनता ही बनता है। अब इसके बाद में अगला सवाल क्या बनता है? अगला सवाल यह बनता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगला सवाल बनता है कि राजस्थान में लागू करने के बाद में, क्योंकि राजस्थान में तो पर्टिकुलर सिर्फ नागौर में ही इसका शुरुआत किया गया था, लेकिन सवाल यह बनता है कि संपूर्ण भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पंचायत राज संपूर्ण राज्य में लागू किया गया? तो मेरे दोस्तों उसका जवाब है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश वो राज्य है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो राज्य है जहां पंचायत राज व्यवस्था को संपूर्ण भारत के अंदर लागू किया गया था। कौन सी तिथि को लागू किया गया था, इसकी भी जानकारी मैं आपको देता हूं। आंध्र प्रदेश वो राज्य है, आंध्र प्रदेश वो राज्य है जहां पर संपूर्ण राज्य के अंदर क्या लागू किया गया? पंचायत राज लागू किया गया। और ये कब लागू किया गया मेरे दोस्तों? तो ये लागू किया गया 11 अक्टूबर 1959 को। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश देश का वो पहला राज्य बना जहां पंचायत राज व्यवस्था संपूर्ण राज्य के अंदर लागू हुई। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए हो सकती है, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके बाद में आगे की क्या बात है? तो आगे की बात के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने जब अपनी रिपोर्ट पेश करी और इन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा भारत जो है वो ग्रामीणों का देश है, ग्रामीण देश है, और ग्रामीण स्तर के ऊपर अंतिम कड़ी के रूप में पहुंचाने के लिए हमें 3 प्रकार के स्तरों के आधार के ऊपर पंचायत राज को लागू करना पड़ेगा। 3 स्तर कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में आगे भी जानकारी लेंगे। यहाँ भी मैं बता देता हूँ आपको। एक तो ग्राम स्तर होता है जो कि हमारी सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ग्राम स्तर से ऊपर पंचायत समितियां होती हैं और पंचायत समितियों से ऊपर जिला परिषदें होती हैं। तो 3 स्तर होता है, ग्रामीण स्तर, पंचायत स्तर और जिला परिषद। ये 3 स्तर के ऊपर व्यवस्थाएं होती हैं। समय बीता और कुछ समय बाद में फिर इसके बारे में पंचायत राज को लेके कुछ विचार आने लगे। तो जैसे ही सरकार बदलती है और कोई नई सरकार आती है तो अपनी योजनाएं लागू करवाने का प्रयास करती है। ऐसा ही कुछ हुआ। 20 साल बाद में, 1957 से 20 साल बाद में, 20 साल बाद के अंदर क्या होता है? 1957 के बाद में 1977 आएगा। लगभग 20 साल बाद में, 20 साल अगर मैं इसमें जोड़ता हूं तो 1977 में आएगा। और 1977 में देखिए सरकार बदल गई है। इस टाइम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे मोरारजी देसाई। कौन बनेंगे? मोरारजी देसाई। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ ले लेते हैं कि 1977 में जिसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। यहाँ ये बात भी बता देता हूँ मैं आपको कि मोरारजी देसाई हमारे देश के अंदर प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे और प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1977 में बलवंत राय मेहता के बाद में दूसरी समिति का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता, ये अशोक मेहता, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये भी मेहता है और ये भी मेहता है। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी है और अशोक मेहता समिति 1977 में बनी है। अशोक मेहता समिति ने 1978 के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश की। अशोक मेहता समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश करी और इन्होंने कुछ मूलभूत बदलाव करने के बारे में सरकार को सुझाया।
पहली बात तो ये कि इनके द्वारा ये कहा गया कि भारत के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, भारत में द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था होनी चाहिए। इनके द्वारा जो सुझाव दिया गया उसमें त्रिस्तर के बजाय क्या बताया गया, द्विस्तर, दो स्तर के बारे में इन्होंने बात कही। अशोक मेहता समिति का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए कि द्विस्तरीय पंचायत राज की बात कौन सी समिति करती है? तो द्विस्तरीय पंचायत राज की बात अशोक मेहता समिति करती है। अशोक मेहता समिति ने क्या सुझाव दिए? अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिए कि साहब एक तो जो दो स्तर है उसके आधार के ऊपर पंचायत राज लागू होना चाहिए। तो इन्होंने एक जिला परिषदों का स्तर दिया और एक जो ग्राम स्तर था और पंचायत समिति थी, उन दोनों को मिला के मंडल स्तर के बारे में बात करी कि मंडल पंचायतों का गठन होना चाहिए, और दूसरा जिला परिषदों के बारे में इन्होंने बात करी। मंडल पंचायत के लिए इन्होंने 15,000 से 20,000 जनसंख्या का दायरा रखा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए। फिर अशोक मेहता समिति के अंदर और क्या सुझाव थे? तो अशोक मेहता समिति ने कुछ सुझाव दिए कि साहब पहली बात तो कि इसके अंदर उनके द्वारा ये कहा गया कि पंचायत राज के अंदर न्याय व्यवस्था की भी स्थापना की जानी चाहिए। न्याय व्यवस्था के बारे में बात करने वाली जो समिति है वो सबसे पहले अशोक मेहता समिति ही है। दूसरी बात इन्होंने कही कि ग्राम पंचायत के अंदर पंचायत राज व्यवस्था जो हम लोग लागू कर रहे हैं उसके अंदर अधिकतम शक्तियां जो दी जाए सामुदायिक विकास कार्य जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए शक्तियां दी जाएं वो जिला परिषदों को दी जाए। तीसरी इन्होंने बात करी कि SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए और उनको आरक्षण जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ जानकारी अशोक मेहता समिति की सिफारिश के आधार के ऊपर हमें मिलती है। तो अशोक मेहता समिति ने ये जानकारी दी और इस आधार के ऊपर उन्होंने द्विस्तरीय पंचायतों को लागू करने के विचार प्रकट किए। फिर ठीक है साहब, कुछ समय बदला और अशोक मेहता समिति के बाद में कुछ और समितियों का गठन हमारे देश के अंदर होता है। उनमें से महत्वपूर्ण अगली समिति क्या है तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगली जो समिति है वो है GVK राव समिति। GVK राव समिति ये भी पंचायत राज से संबंधित महत्वपूर्ण समिति है। ये जो बातें मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ ये केंद्र स्तर की समितियां हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में अंदर सवाल लेके आती रहती हैं, बनाती रहती हैं सवालों की गुंजाइशों को। तो GVK राव समिति इसका गठन कब किया गया? इसका गठन 1985 के अंदर किया गया। GVK राव समिति का गठन 1985 के अंदर किया गया। इसने क्या कहा? तो इस समिति की जो सिफारिशें आई उसमें ज्यादातर बातें इन्होंने अशोक मेहता समिति की को ही स्वीकार किया। अशोक मेहता समिति ने जितनी बातें कही थी उन्हीं बातों को GVK राव समिति के द्वारा फिर से सरकार के सामने पेश किया गया। लेकिन इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की वकालत करी। यहाँ ये बलवंत राय मेहता समिति के नजदीक अपने विचार प्रकट करते हैं। इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने की बात करी और ज्यादातर बातें जो हैं अशोक मेहता समिति की ही ग्रहण करी। एक महत्वपूर्ण बात और इनकी समिति के द्वारा की गई थी वो ये कि इनके द्वारा BDO के पद के बारे में जोर दिया गया। तो आप लोगों से सवाल पूछ लिया जाए कि बताइए BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी, इस पद के ऊपर जोर देने का प्रयास कौन सी समिति ने किया? तो राव समिति ने किया, जिसको GVK राव समिति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो राव समिति के बारे में यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब राव समिति का गठन किया गया उस टाइम पर तत्काल प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। जी हाँ, उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। तो ये GVK राव समिति 1985 के अंदर गठित हुई। इसके बाद में और कौन सी समिति है? तो इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण समिति है, उसके बारे में भी हम लोगों को पता होना चाहिए। वो कौन सी है? वो है LM सिंघवी समिति। बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। कौन सी है? LM सिंघवी समिति। तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। तो अगली समिति जो आती है वो है चौथे नंबर की, उसका नाम है LN और सिंघवी समिति। LN सिंघवी समिति ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, इसको आप लोगों को जरूर याद रखना है। इसका गठन कब हुआ था?
1986 के अंदर इस समिति का गठन किया गया। एल.एम. सिंघवी समिति का नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति क्या है? तो बलवंत राय मेहता समिति के बाद में अगर पंचायत राज के बारे में कोई महत्वपूर्ण समिति निकल के आती है तो वो एल.एम. सिंघवी समिति ही है। इस टाइम पर भी प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? राजीव गांधी साहब ही रहेंगे। एल.एम. सिंघवी समिति हमें क्यों याद रखनी चाहिए? तो इसका कारण ये है मेरे दोस्तों कि एल.एम. सिंघवी समिति ही वो पहली समिति है जिसने सरकार को ये सिफारिश करी कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं मैं आप लोगों को कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास कौन सी समिति के द्वारा किया गया? तो एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात की गई। संवैधानिक मान्यता जो है वो एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा ही पेश की गई थी। इसके बाद में और कौन सी समिति आती है? तो एक और महत्वपूर्ण समिति आती है जिसका नाम है पी.के. थुंगन समिति। कौन सी? पी.के. थुंगन समिति। इसका गठन कब किया गया? इसका गठन 1988 में किया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण समिति है। ये मैं यहां लिख देता हूं, पी.के. और थुंगन, पी.के. थुंगन समिति। इस समिति का गठन कब किया गया? तो 1988 के अंदर इस समिति का गठन किया गया। ये भी किसके बारे में सिफारिश करती है? जी साहब, जिस तरीके से एल.एम. सिंघवी समिति करती है कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए, उसी प्रकार से पी.के. थुंगन समिति भी संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए पंचायत राज्यों का समर्थन करती है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण समितियां हैं जो जरूर से जरूर क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो इन्हें हम लोगों को क्रम से याद रखना चाहिए। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, मेरे साथ गुनगुनाइएगा। सबसे पहले पंचायत राज को लेकर कौन सी समिति बनी? बलवंत राय मेहता समिति बनी। कब बनी? 1957 बनी। इसके आधार के ऊपर ही देश में सबसे पहले पंचायत राज कहाँ लागू हुआ? तो राजस्थान में लागू हुआ। राजस्थान के कौन से जिले में लागू हुआ? तो नागौर में लागू हुआ। नागौर के कौन से गांव में हुआ? तो बगदरी गांव में हुआ। कौन सी तारीख को हुआ? तो गांधी जी के जन्म दिवस पे हुआ, 2 अक्टूबर 1959 के अंदर हुआ। तारीख भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में सवाल आ जाए कि बताइए संपूर्ण राज्य के अंदर पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला कौन सा राज्य रहा? तो आंध्र प्रदेश रहा। आंध्र प्रदेश में कब हुआ? तो 11 अक्टूबर 1959 को हुआ। आपसे पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश में पंचायत राज कौन से स्तर का चलता है, तो यहां ध्यान देने वाली बात है, आंध्र प्रदेश में द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था पाई जाती है। कितने स्तर पाई जाती है? द्विस्तर पंचायत राज व्यवस्था पाई जाती है। तो मेरे दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि समितियों से संबंधित है, जो कि केंद्र की है, जिनके आधार के ऊपर हमारे पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अब संवैधानिक दर्जे के बारे में बात करते हैं। अब तो पंचायत राज से संबंधित आप लोगों से पूछ लिया जाए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? पंचायत राज से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, जो पंचायत राज है इसे लागू करने के लिए 73वां और संविधान संशोधन किया गया, जो कि 1992 के अंदर हुआ, 1992 के अंदर हुआ। पंचायतों को लेकर 73वां संविधान संशोधन 1992 संसद के अंदर पारित किया गया। और मेरे दोस्तों, इसे सरकार के द्वारा लागू कब किया गया, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहां आपको बताना चाहूंगा कि 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश के अंदर 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू कर दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 ये इस अधिनियम का नाम है। लेकिन संपूर्ण देश के अंदर पंचायत राज को लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1973 को। इसीलिए प्रति वर्ष 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पंचायत दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल 1993 से हम लोग संपूर्ण देश के अंदर पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी जाती है। यहां बताना चाहूंगा आप लोगों को
कई मित्रों के मस्तिष्क में ये बात कंफ्यूज हो सकती है। सवाल आ जाए कि बताइए पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ। अब ऑप्शन में 1957 आ जाए, 1977 आ जाए, 1985 आ जाए, 1986 आ जाए और उसके साथ ही 1993 आ जाए। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना है आप लोगों को, 1957 के अंदर पंचायत राज को संवैधानिक मान्यता नहीं मिली थी, मतलब कि संविधान के आधार के ऊपर कानूनी मान्यता नहीं प्रदान की गई थी। वो सिर्फ एक समितियों के सुझाव थे जिसके आधार के ऊपर हमारे देश में उसको बेस बना के व्यवस्थाएं संचालित थी, परंतु कानूनन रूप से संविधान के आधार के ऊपर कानूनी मान्यता जो है वो हमारे 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत लागू की गई और 24 अप्रैल 1993 को ये पंचायत राज संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर लेता है और हमारे संपूर्ण देश में ये व्यवस्था लागू हो जाती है। इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। तो ये तो हुई पंचायत राज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। समितियों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, सभी समितियां मैंने बता दिया आपको। बलवंत राय मेहता समिति भी है, फिर अशोक मेहता समिति भी है, फिर जीवी के राव समिति भी है, उसके बाद में LM सिंघवी समिति को विशेष रूप से आप याद रखेंगे क्योंकि इसी के आधार के ऊपर संवैधानिक मान्यता प्राप्त होती है, और फिर PK थुंगन समिति हम लोगों के सामने आती है। ये तो जानकारी हुई हमारे संविधान से संबंधित। अब पंचायत राज से संबंधित। अब इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातों का और समावेश होता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर हमेशा बने रहते हैं। वो क्या है? तो देखिए, पंचायत राज व्यवस्था को जब लागू किया गया तो इसके अंदर बातें क्या की गई। इसके अंदर ये कहा गया कि साहब देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मेरे दोस्तों यहाँ एक बात का और संदर्भ करवाऊंगा आपको कि एक शब्द है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पंचायत राज व्यवस्था किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थन करती है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इस शब्द को बहुत ही ज्यादा आप अपने मस्तिष्क में रखेंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में पंचायत राज व्यवस्था अपने विचार प्रकट करती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि अंतिम शक्ति जनता के हाथों में आए और देश की सबसे निचली इकाई जो है, जो कि पंचायतों के अंदर ग्राम सभा के रूप में जानी जाती है, वहां तक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ग्रामीण स्तर के ऊपर भी जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकती है। तो सरकार की संवैधानिक शक्तियों का विस्तार हो, उसे ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के रूप में बताया गया है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को आप जरूर अपने मस्तिष्क में रखेंगे। अब साहब पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई तो इसे 3 स्तर के ऊपर लागू किया। आज हमारे संपूर्ण देश के अंदर मुख्य रूप से बलवंत राय मेहता ने जो सिफारिश पेश करी थी कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था होनी चाहिए, तो हमारे संपूर्ण देश के अंदर मुख्य रूप से त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था पाई जाती है। त्रिस्तरीय पंचायत राज के अंदर कौन कौन से नाम आते हैं उन्हें भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है आपकी ग्राम स्तर के ऊपर, ग्राम स्तर के ऊपर होती है। दूसरी जो होती है वो होती है आपके पंचायत स्तर के ऊपर, मतलब पंचायत समिति। दूसरी जो बनती है वो पंचायत समिति बनती है। पहला ग्राम स्तर के ऊपर, दूसरा पंचायत समिति के स्तर पर, और तीसरा जो बनती है वो होती है हमारी जिला परिषद। कौन सी होती है? जिला परिषद। इन तीनों स्तरों के ऊपर जनसंख्या के आधार के द्वारा व्यवस्था को, शासन को चलाया जाएगा। इसके लिए किया क्या जाएगा? देखिए, इसके लिए करने के लिए कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूं जिन्हें आप लोगों को मस्तिष्क में रखना है। ये टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, मेरे द्वारा यदि पढ़ रहे हैं, तो पहले तो अपनी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, पेन आपके पास होना चाहिए, और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी कॉपी के अंदर आप साथ साथ लिखते जाएं। साथ में यहाँ ये भी कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, अगर मेरे द्वारा कोई भी जानकारी आपके काम आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे पहुँचाने का प्रयास करें। चलिए अब अपने वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए, पंचायत राज व्यवस्था के अंदर ये बात कही गई कि जो 3 स्तर त्रिस्तर बलवंत राय मेहता ने सिफारिश करी है, इसके आधार के ऊपर जो स्थानीय स्वशासन स्थापित किया जाएगा वो बनेगा कैसे, उसका निर्माण किस तरीके से होगा। तो हम जानते हैं हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है, मतलब हम हमारे प्रतिनिधियों का चुनाव के माध्यम से निर्धारण करते हैं, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर भी वही व्यवस्था अपनाई गई है। इसमें
कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको डाउट में लाएंगी, आपको कंफ्यूज करेंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर हमेशा ऐसा रहता है, जैसे मैं एक सवाल पूछूं उसी से आपको पता चल जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ग्राम स्तर या पंचायत स्तर या जिला परिषदों के ऊपर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा चुनाव लड़ा जाता है तो उसकी न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। दूसरा सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाए पंचायत राज के अंदर चुनाव की व्यवस्था कौन करता है। तीसरा आप लोगों से एक और सवाल पूछ लिया जाए पंचायत राज के अंदर जब शासन चलाया जाता है तो इसकी वित्त की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर हमेशा आते रहते हैं और कंफ्यूज भी हमें करते हैं। तो देखिए हमारे मस्तिष्क के अंदर क्योंकि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था पाई जाती है, चुनाव के द्वारा सरकार बनती है और उसके कारण हमारे मस्तिष्क में ज्यादातर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा ये ज्यादा रिकॉल होते हैं मस्तिष्क के अंदर। तो लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष होती है, विधानसभा की भी आयु 25 वर्ष होती है, राज्यसभा और विधान परिषद की आयु 30 वर्ष होती है। तो वो गलती हम लोग यहाँ भी कर देते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ नहीं करना है। यहाँ इसलिए नहीं करना है क्योंकि इन त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंदर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा तो चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है, चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है मेरे दोस्तों वो 21 वर्ष है। वो कितनी वर्ष है? 21 वर्ष है। तो आपसे पूछ लिया जाए ग्राम स्तर के ऊपर, ग्रामीण स्तर के ऊपर जब ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, इसे ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के नाम पर इसे जानते हैं। तो ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायत समिति में भी चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 21 वर्ष। और जिला परिषद में भी चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो 21 वर्ष चाहिए। 25 वर्ष नहीं आएगी, ये आप ध्यान रखिए, 25 वर्ष नहीं आएगी। इसीलिए मेरा आग्रह है आप लोगों से कि अगर आप पढ़ें तो पेन और कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो पहली बात तो हुई चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु। तो चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है मेरे दोस्तों? तो वो है 21 वर्ष। उसके बाद में ग्राम पंचायत या जिला परिषद या पंचायत समिति, इनके चुनाव की व्यवस्था कौन करेगा? तो देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं मैं कि ग्राम पंचायत जो है, ये जो पंचायत है, ये पंचायत आप लोगों से पूछ ले कि ये कौन से सूची का विषय है। हम जानते हैं हमारे देश के अंदर 3 प्रकार की सूचियां पाई जाती हैं। एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। तो मेरे दोस्तों आप लोगों को यहाँ ध्यान दिलाऊंगा कि पंचायत जो है वो राज्य सूची का विषय है। पंचायत जो है वो राज्य सूची का विषय है। और हमारे डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व, हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40, हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और नीति निर्देशक तत्वों में एक बात कही गई है कि ये क्या है? अवाद योग्य है। क्या है ये? अवाद योग्य है। कहने का मतलब ये कि यदि किसी राज्य के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं किया जाता है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये अवाद योग्य हैं। इसी के कारण हमारे संविधान के आधार के ऊपर अनुच्छेद 40 के अंदर पंचायत राज के गठन की बात की गई है। पंचायत राज के गठन की बात कही गई है अनुच्छेद 40 के अंदर। तो अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पंचायत राज के गठन की बात कही गई है। और पंचायत राज के गठन को नीति निर्देशक के दायरे में रखा गया है, जो कि अवाद योग्य है। तो कहने का मतलब अगर किसी राज्य के द्वारा पंचायत राज व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित नहीं की जाती है तो उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। यहाँ इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 40 के अंदर डीपीएसपी के माध्यम से प्रत्येक राज्य में पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, लेकिन ये अवाद योग्य है। इसी में बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य में यदि पंचायत राज व्यवस्था कार्य करती है तो उसके लिए चुनाव की व्यवस्था कौन करेगा, उसके चुनाव की व्यवस्था कौन किसके द्वारा की जाएगी। तो मेरे दोस्तों यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि निर्वाचन आयोग भी किस प्रकार से, एक तो केंद्र स्तर के ऊपर निर्वाचन आयोग होता है। तो केंद्र स्तर वाले चुनाव जो राष्ट्रपति से लेकर और हमारे लोकसभा तक के जो चुनाव होते हैं वो निर्वाचन आयोग के द्वारा केंद्र स्तर के आधार के ऊपर संचालित करवाए जाते हैं। परंतु पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा किए जाते हैं? तो यहाँ आप ध्यान रखोगे राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा
हमारे पंचायतों के चुनाव करवाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा हमारे पंचायतों के चुनाव करवाए जाएंगे। और राज्य निर्वाचन आयोग, ये बात यहाँ जरूरी हो जाती है इनके बारे में भी बताना। आपसे पूछ लिया जाए राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो मेरे दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 62 वर्ष या 6 वर्ष, जो भी पहले होगा वो माना जाएगा, जो भी पहले होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 62 वर्ष तक की अवस्था में होगा या फिर 6 वर्ष तक के लिए होगा। इनमें से जो पहले होगा वो ही नियम लागू होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रत्येक राज्य के अंदर पंचायत के तीनों स्तरों के ऊपर चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। इसके बाद में जब पंचायतों का गठन हो जाता है तो उसके बाद में वित्त की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है, यहाँ पे भी आप लोगों को जानकारी रखनी बहुत जरूरी है कि वित्त की व्यवस्था जो की जाती है वो राज्य वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। वित्त की व्यवस्था जो की जाती है मतलब पंचायतों को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, और पैसे की व्यवस्था कौन करेगा, तो राज्य और वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के द्वारा पंचायतों के लिए पैसों की व्यवस्था की जाती है। पंचायतों के लिए पैसों की व्यवस्था की जाती है। राज्य वित्त आयोग के द्वारा पंचायतों की पैसों की व्यवस्था की जाती है। और राज्य वित्त आयोग का गठन जो किया जाएगा वो 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। जो राज्य वित्त आयोग है उसका जो गठन किया जाएगा वो 5 वर्ष के लिए किया जाएगा, और इसका गठन उस राज्य का राज्यपाल करेगा। उस राज्य का कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो इस प्रकार की जानकारी भी आप लोगों को मस्तिष्क में रखनी है। कोई कह दे कि सर आपने जो मुख्य बातें थी वो तो बताई नहीं, तो बेटा वो बातें मुख्य रूप से हैं, लेकिन हम पंचायत राज पढ़ रहे हैं तो महत्वपूर्ण बातें हमारे मस्तिष्क में आनी चाहिए। अगर हम रट्टे के द्वारा किसी चीज को पढ़ेंगे तो हमारे मस्तिष्क में कभी भी वो चीजें स्टोर नहीं हो पाती। ऐसी बातें जो व्याख्यात्मक रूप से हमें समझ में आनी चाहिए वो महत्वपूर्ण बातें होती हैं। रट्टे की बात की जाए तो वो बातें भी मैं बताता हूं आपको, कि जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइए साहब पंचायत राज व्यवस्था जब लागू किया गया तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसे पेश किया गया था और 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया था। उसके बाद में इसका कोई उल्लेख है क्या, तो बिल्कुल साहब इसका उल्लेख है, क्योंकि जब पंचायत राज को संवैधानिक मान्यता मिली तो इसे भाग 9 में शामिल किया गया। तो भाग 9 का एक नया प्रावधान हमारे संविधान के अंदर उल्लेखित हो जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए भाग 9 किससे संबंधित है, तो भाग 9 पंचायत राज से संबंधित है। क्योंकि भाग 9 में जब ये शामिल होता है तो इसे संवैधानिक मान्यता मिल जाती है, मतलब संविधान के अंदर इसका उल्लेख हो जाता है और संविधान के भाग 9 में पंचायत राज का उल्लेख है। उसके बाद में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि साहब ये कौन सी अनुसूची के अंदर इसका उल्लेख है, तो 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायत राज का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में पंचायत राज का उल्लेख बताया गया है। अनुच्छेदों की बात कर ले, अपन आर्टिकल की बात कर ले, तो आर्टिकल में आर्टिकल 243 इसमें ए से लेके और ओ तक जो अनुच्छेद बताए गए हैं वो हमारे पंचायत राज से संबंधित है। तो यहाँ ये 3 बेसिक सी जानकारी है। कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ता है पंचायत राज को तो ये 3 बातें तो आवश्यक रूप से उसे याद रहती हैं। लेकिन मैंने इनका संदर्भ अब इसलिए किया है कि मैं इसे व्याख्यात्मक रूप से आपको इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। फिर भी ये बातें महत्वपूर्ण हैं, ऐसी बात नहीं है इनमें से क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमें बेसिक परिचय तो आना ही आना चाहिए। तो पूछ लिया जाए पंचायत राज का उल्लेख कौन से भाग में है, तो भाग 9 में है। इसका कौन सी अनुसूची में उल्लेख है, तो 11वीं अनुसूची में है। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, तो अनुच्छेद 243। इसमें 243 में ए से लेके ओ तक का उल्लेख हमारी पंचायत राज के अंदर है। इसमें ए और ओ कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे ए और ओ से मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन एक मस्तिष्क में आ गया तो वो काम का भी है और प्रतियोगी परीक्षाओं में बनता भी रहता है। जैसे ए के बारे में पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 243 ए में क्या लिखा गया है, तो मेरे दोस्तों पंचायत राज के गठन की बात जो है वो अनुच्छेद 243
ए में ही बताई गई है। और ए में एक बात और महत्वपूर्ण बताई गई है कि पंचायत राज के अंदर, प्रत्येक पंचायत राज, प्रत्येक राज्य के अंदर कुछ मीटिंगें निश्चित तारीख को होंगी, तो उनका उल्लेख बताया गया है। तो अनुच्छेद 243 ए के अंदर क्या है, तो उसको भी आप लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये कहा गया है पंचायत राज में कि एक साल के अंदर कम से कम 6 बैठकें तो होनी ही चाहिए पंचायत की। पंचायत स्तर के ऊपर यदि आप लागू कर रहे हैं ये व्यवस्था, तो एक साल के अंदर 6 बैठकें होनी चाहिए। और ये 6 बैठकें कौन कौन सी है उन्हें आप ध्यान रखेंगे। नंबर 1 कि 26 जनवरी को पंचायतों की बैठक होनी चाहिए। दूसरी 15 अगस्त को पंचायतों की बैठक होनी चाहिए। तीसरी 2 अक्टूबर को पंचायतों की बैठक होनी चाहिए। चौथी 1 मई को पंचायतों की बैठक होनी चाहिए। देखिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे भारत के लिए तिथि है, इसलिए इस दिन पंचायतों की बैठक होनी चाहिए। 15 अगस्त के दिन भी पंचायतों की बैठक होनी चाहिए। 2 अक्टूबर को भी होनी चाहिए। 1 मई क्या है, मजदूर दिवस है। 1 मई क्या है, मजदूर दिवस है। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है, तो 1 मई को भी होनी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं जो थी ये 2000 से लागू है। सन 2000 से ये व्यवस्थाएं हमारे देश में लागू हैं। फिर उसके बाद में 2 तिथियां और बनाई गई जो कि 2006 से लागू है हमारे देश में। वो कौन कौन सी तिथि है, इसके बाद में देखो 1 2 3 4 के बाद में पांचवी कब है, 8 मार्च। 8 मार्च को क्या आता है, महिला दिवस आता है। 8 मार्च को कौन सा दिवस आता है, महिला दिवस। तो महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, तो पंचायतों की बैठक होगी। इसके बाद में कौन सा है, तो इसके बाद में 6ठे नंबर पर है, वो तिथि है आपकी 14 नवंबर। कौन सी, 14 नवंबर। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस किसके याद में मनाया जाता है, तो नेहरू जी की याद में बाल दिवस मनाया जाता है। हमारे जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उनका जन्म दिवस 14 नवंबर को आता है और उन्हीं की याद में बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये 6 महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिसमें पंचायतों के अंदर बैठकें होनी चाहिए। तो ये बात का उल्लेख कौन से में है, तो ये बात का उल्लेख 243 और ए के अंदर है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद में ओ क्या था, आप अभी मैंने बोला था ओ, तो ओ का मतलब है कि पंचायतों से संबंधित मामले जो है वो न्यायालय के अंदर दायर नहीं होंगे, मतलब न्यायालय का निषेध है। और मैंने शुरू में भी बताया अभी आपको कि ये एक अवैध योग्य विषय है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से इसे लागू किया गया है और नीति निर्देशक तत्व डीपीएस भी अवैध योग्य होते हैं। तो ये कुछ जानकारी मैंने आपको बताई है। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं, तो और महत्वपूर्ण बातों के अंदर अगर जैसे मैं बात करूं भारत के संदर्भ में, तो कुछ और ऐसी समितियां भी हैं, कुछ और ऐसी समितियां हैं जो भारत के अंदर महत्वपूर्ण मामले में जानी जाती हैं। वो क्या है, जैसे कि क्या संपूर्ण देश के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है, जी नहीं, संपूर्ण देश के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं अपनाई गई है। आंशिक रूप से कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है। मोस्टली पूरे इंडिया के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था ही पाई जाती है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर 2 स्तरीय व्यवस्था भी है। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर एकल स्तरीय व्यवस्था है। एकल के अंदर आपको बताऊं कि एकल पंचायत राज व्यवस्था कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, केरल और सिक्किम के अंदर एकल पंचायत राज व्यवस्था है। केरल के अंदर और सिक्किम के अंदर, केरल और सिक्किम में कौन से स्तर की है, एकल और स्तरीय पंचायत व्यवस्था है। फिर आपसे पूछ लिया जाए, अच्छा ध्यान रखना, एकल स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था जो पहले जम्मू कश्मीर था उसमें भी थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं वहां स्थापित नहीं हो पाई हैं, क्योंकि धारा 370 हट गई, उसके बाद में अभी तक चुनाव नहीं हुए, तो उसे तो आप रहने दीजिए। बाकी केरल और सिक्किम के अंदर एक स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में मैंने पहले बताया, आंध्र प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था किस प्रकार की है, तो द्विस्तरीय है, 2 प्रकार की व्यवस्था है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जानकारी मैंने यहाँ लिखी है, देखो, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में किसी भी प्रकार की पंचायत व्यवस्था स्थापित नहीं है मेरे दोस्तों।
इसलिए नहीं है, एक तो वहाँ पर जनसंख्या कम है और दूसरी बात वहाँ पर जनजातीय परिवार पाए जाते हैं। तो जनजातीय परिवार की वजह से वहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी पंचायत व्यवस्था स्थापित नहीं है। इसके अलावा क्या बात है, इसके अलावा महत्वपूर्ण मैंने कुछ समितियां लिखी हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर सवाल लेके आती हैं। वो क्या क्या समितियां हैं, देखिए महत्वपूर्ण समिति है जैसे व्यास समिति, आपसे पूछ लिया जाए व्यास समिति कौन से राज्य से संबंधित है और किस से संबंधित है, तो ये सारी समितियां हम लोग पढ़े रहे टॉपिक पंचायत राज है तो पंचायत राज से संबंधित ही होंगी। तो पंचायत राज से संबंधित व्यास समिति जो है बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल लेके रहती है। तो व्यास समिति राजस्थान से संबंधित है। दूसरा, नायर समिति कौन से राज्य से संबंधित है, तो नायर समिति महाराष्ट्र से संबंधित है। तीसरी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पांडा समिति किससे संबंधित है, तो पांडा समिति मध्य प्रदेश से संबंधित है। और पारिक समिति कौन से राज्य से संबंधित है, तो गुजरात राज्य से पारिक समिति संबंधित है। उसके अलावा कुछ पंचायत समितियों के महत्वपूर्ण नाम हैं कि किस किस नाम से उन्हें जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन लेके आ गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो मैं ऐसा कोई भी बिंदु नहीं छोड़ना चाहता आप लोगों के लिए जो पंचायत राज से महत्वपूर्ण हो। और मेरे दोस्तों, इससे अच्छी और अधिक जानकारी आपको यूट्यूब के इतिहास में किसी भी वीडियो में एक में नहीं मिलेगी। तो आप इसे अपनी कॉपी पेन लेके बिल्कुल सिस्टमेटिक पूरी बातें जो मैं आपको कह रहा हूँ आपकी कॉपी के पन्नों में आनी चाहिए। आगे बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से नाम से इन्हें जाना जाता है, तो मंडल पंचायत के नाम से जाना जाता है। कौन से राज्य के अंदर, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। और आंध्र प्रदेश राज्य मैंने बताया कितने स्तरीय पंचायत व्यवस्था है, तो 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है। तो मंडल पंचायत कहाँ कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में। जनपद पंचायत के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। जनपद पंचायत के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में। तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसको जरूर आप याद रखेंगे, मैं टिक कर रहा हूं। तो पंचायत यूनियन के नाम से तमिलनाडु के अंदर कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है इसमें से। आंचलिक परिषद ये नाम कहाँ है, तो ये नाम वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिमी बंगाल और असम के अंदर आंचलिक परिषद के नाम से पंचायत व्यवस्था को जाना जाता है। अगला क्या है, अगला है कर्नाटक के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो तालुका डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से पंचायत राज को कर्नाटक के अंदर जाना जाता है। और नीचे मैंने बताया नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर किसी भी प्रकार की पंचायत व्यवस्था नहीं है क्योंकि यहाँ पर जनजातीय परिवार पाए जाते हैं। इसके अलावा और क्या पंचायत राज से महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इसके अलावा देखो, एक तो मैंने बताया कि SC/ST जो है, SC/ST के लिए भी पंचायतों के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की बात कही गई है, लेकिन SC/ST के अंदर ये बताया गया है कि इनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर ही इनको आरक्षण दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये। SC/ST के लिए संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा ये कहा गया है कि जनसंख्या के अनुपात के आधार पर इनकी सीटें पंचायत राज में तीनों स्तरों के ऊपर लागू होगी, वो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगी। इसके अलावा आरक्षण किसको दिया गया है, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को किस प्रकार से आरक्षण दिया गया है, तो मेरे दोस्तों पंचायत राज के अंदर महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को 1/3 सीटों के ऊपर आरक्षण दिया गया है। 1/3 सीटों के ऊपर आरक्षण दिया गया है, लेकिन कई राज्यों में इस सीमा को बढ़ा के 50% भी कर दिया गया है। और 50% महिलाओं के लिए सीटों के रूप में आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बिहार राज्य है। देश का पहला राज्य कौन सा है, और बिहार राज्य है। बिहार राज्य के अलावा राजस्थान के अंदर भी महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था के रूप में सीटें आवंटित की गई हैं। राजस्थान में भी ऐसा है और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी इसे मंजूरी प्रदान की गई है। तो अगर क्वेश्चन बने कि महिलाओं को पंचायत राज में न्यूनतम कितना आरक्षण है सीटों के रूप में, तो 1/3 है, और अधिकतम किया गया है कितना, उसकी कोई समय सीमा नहीं है। उसकी कोई भी समय सीमा नहीं है, कितनी भी जा सकती हैं। अभी तक इस प्रकार की कोई आगे की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है कि कितना प्रतिशत मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन 1/3 न्यूनतम होगा। इसके बाद में और क्या विशेष बातें, तो देखिए भारत के संदर्भ में तो इतनी ही बातें हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आपका सवाल इन जानकारियों में से निश्चित रूप से बन जाएगा और इनमें से आपके क्वेश्चंस भी आ जाएंगे।
इसके अलावा और भी कोई जानकारी है क्या? तो मैं मुख्य रूप से अभी राजस्थान के अंदर कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाली हैं, तो राजस्थान को ध्यान में रखते हुए कुछ मैं आंकड़े पेश कर रहा हूं। इन आंकड़ों को आप मस्तिष्क में रखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए जो पंचायत राज को पढ़ना चाहते हैं। वो क्या है, देखिए राजस्थान विशेष में ये है कि सबसे पहले तो ऐतिहासिक संदर्भ में अपन बात करें कि पंचायत राज व्यवस्थाएं भारत में स्वतंत्रता से पहले भी लागू थी क्या? राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से बता रहा हूं। तो जी हाँ, बिल्कुल 1928 में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 1928 में बीकानेर के अंदर पंचायत राज व्यवस्था का रूप जो है वो प्रचलित था, और पंचायत राज व्यवस्था की जानकारी हमें वहां से शासन के रूप में मिलती है कि इस प्रकार से पंचायतों का शासन चला करता था। तो बीकानेर के अंदर 1928 के अंदर पंचायत राज व्यवस्था संचालित थी। उसके बाद में राजस्थान में कौन सी ऐसी समितियां हैं जो पंचायत राज से संबंध रखती हैं? तो देखिए एक महत्वपूर्ण समिति है सादिक अली समिति। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए कि सादिक अली समिति का गठन कब किया गया। तो सादिक अली समिति का गठन 1964 में किया गया, 1964 को किया गया। और इस समिति ने जब अपनी रिपोर्ट पेश करी तो इन्होंने राजस्थान में दो प्रकार की समस्याओं से अवगत करवाया। वो क्या? एक तो सादिक अली की रिपोर्ट ने ये कहा कि साहब राजस्थान के अंदर पंचायत राज्यों को चलाने के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो वित्त की समस्या है, पैसों की समस्या बहुत बड़ी विकट समस्या है। दूसरी जो है वो गुटबाजी की समस्या है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए गुटबाजी की समस्या और पैसों की वित्त से संबंधित समस्या का उल्लेख कौन सी समिति ने राजस्थान के विशेष संदर्भ में पंचायत राज को लेकर कहा? तो सादिक अली समिति के द्वारा ये दो प्रकार की समस्याओं से अवगत करवाया गया और 1964 में सादिक अली समिति का गठन किया गया, रिपोर्ट पेश करी उन्होंने। दूसरी राजस्थान से संबंधित कौन सी है? व्यास समिति है। व्यास समिति का गठन कब हुआ? 2010 में किया गया। व्यास समिति का गठन 2010 में किया गया। राजस्थान में पंचायत समिति कितने स्तर की है? तो 3 स्तर की है। 3 स्तर की है। 2010 में व्यास समिति के अंदर 5 विभाग बनाए गए। व्यास समिति के आधार के ऊपर कितने विभाग बनाए गए? 5 विभाग बनाए गए जो कि हमारे पंचायत राज से संबंधित है। कौन कौन से विभाग बनाए गए? तो देखिए एक तो कृषि से संबंधित, पंचायत राज के अंदर कृषि से संबंधित जो कार्य किए जाएंगे उसके लिए कृषि से संबंधित व्यास समिति ने रिपोर्ट करी और एक विभाग के बारे में अवगत करवाया। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है शिक्षा से संबंधित। दूसरा है शिक्षा से संबंधित। तीसरा किससे है? तीसरा है महिला और बाल विकास से संबंधित। महिला और बाल विकास से संबंधित ये भी व्यास समिति की रिपोर्ट के आधार के ऊपर बताया गया। चौथा कौन सा है? तो चौथा है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से संबंधित जो चिकित्सा तो चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित। और चौथा कौन सा है? आधारभूत न्याय। आधारभूत न्याय की संकल्पना के आधार पर ये 5 विभाग व्यास समिति की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान के अंदर बनाए गए। वैसे कृषि, शिक्षा, बाल विकास, स्वास्थ्य, चिकित्सा ये सब किसके विषय हैं? राज्य सूची के विषय हैं। इसे भी हम लोगों को मस्तिष्क में रखना होगा। उसके बाद में क्या है? तो उसके बाद में राजस्थान से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी और है। वो क्या है? तो वो पूछ लिया जाए कि साहब बताइए हमारे राजस्थान के अंदर 1 अप्रैल 2011 से सचिवालयों के नाम के रूप में शब्द का प्रयोग किया गया है। सचिवालय से मतलब यहाँ क्या है मेरा? तो सचिवालय से मतलब ये है कि प्रत्येक पंचायत के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर 1 अप्रैल 2011 से मीटिंगें होंगी और जिस स्थान पर मीटिंगें होगी उन्हें सचिवालय के नाम से संबोधित किया गया है। क्लियर है ये बात? फिर से बोल रहा हूं, ग्राम स्तर के ऊपर 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान के अंदर ये जो सचिवालय है, इन सचिवालय की जो बैठक होगी, जो बताया मैंने कि 1 अप्रैल 2011 से सचिवालय की हर महीने बैठक होगी। ये बैठक होगी कब? तो इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। ये प्रत्येक महीने की 5 तारीख को, उसके बाद में 12 तारीख को, फिर उसके बाद में 20 तारीख को,
और 27 तारीख को ये बैठकें संचालित की जा रही हैं 1 अप्रैल 2011 से। तो मैंने बताया आपको कि इनका नाम सचिवालय से घोषित किया गया है। कब से? 1 अप्रैल 2011 से। तो हर महीने ये तिथियां जो है ये भी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। और क्या बचा है इसमें? देखिए एक डेट है 26 जनवरी 1999। 26 जनवरी 1999 से क्या हुआ है? देखिए पंचायत राज के बारे में बताया है कि 26 जनवरी 1999 से राजस्थान के जयपुर जो है उस जयपुर की तहसील है सांगानेर, और उस सांगानेर तहसील का मोहाना गांव है जहां पर सबसे पहले ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। तो पूछ लिया जाए सर्वप्रथम ग्राम सभा का आयोजन कहां पर हुआ? तो सांगानेर तहसील के मोहाना गांव में हुआ है जो कि जयपुर में है और 26 जनवरी 1999 से है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात जो है वो ग्राम सभा के लिए है। देखिए आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि ग्राम सभा की गणपूर्ति संख्या क्या है? तो ग्राम सभा की जो गणपूर्ति संख्या है वो है 1/10। कितनी है? 1/10 है। उसके अलावा आप लोगों से पूछ ले कि वार्ड सभा भी कुछ होती है क्या? जी हाँ, वार्ड सभा भी होती है, क्योंकि ग्रामीण स्तर की सबसे छोटी इकाई जो है वो वार्ड सभा ही है। और वार्ड सभा का भी प्रावधान किया गया है जनवरी 2000 से। तो जनवरी 2000 से वार्ड सभा की बैठकें भी अब नियमित रूप से हमारे राजस्थान के अंदर लगातार होती जा रही हैं। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को राजस्थान के विशेष संदर्भ में बताई है। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा यहाँ आपको, राजस्थान छोटी सी बात बताऊंगा आपको। छोटी सी बात क्या है? देखिए कि हम जानते हैं हमारे जो पंचायत स्तर है वो 3 स्तरों के ऊपर पाया गया है। 3 स्तर का मतलब ग्राम स्तर के ऊपर, पंचायत समिति के स्तर पर और जिला परिषद पर। तो ये जो ग्राम है ग्राम स्तर के ऊपर, और पंचायत जो समिति है उस पंचायत समिति के ऊपर, और ये जो जिला परिषद है इस जिला परिषद के ऊपर। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। जो ग्राम है ग्राम स्तर के ऊपर, देखिए ग्राम स्तर के ऊपर जनसंख्या बताई गई है 3000। कितनी जनसंख्या है? 3000। 3000 जनसंख्या के ऊपर न्यूनतम जो वार्ड पंच होंगे वो 9 होंगे। तो 3000 जनसंख्या होनी चाहिए किसी ग्राम स्तर के ऊपर पंचायत के अंदर सरपंच बनाने के लिए। तो सरपंच बनाने के लिए जनसंख्या 3000 होगी, उसके अंदर वार्ड जो होंगे वो न्यूनतम 9 होंगे, और इसकी जो गणपूर्ति होगी वो 1/3 होगी, जैसा मैंने अभी आप लोगों को वहां 1/3 के बारे में बताया था। इसके बाद में जो जनसंख्या है वो अगर अपन पंचायत समिति की ले तो पंचायत समिति की जनसंख्या जो होगी वो 1 लाख होगी। इस 1 लाख के अंदर जो आपके वार्ड होंगे वो वार्ड आपके 15 होंगे, और 15,000 जनसंख्या के ऊपर जो 15,000 जनसंख्या यदि बढ़ती है तो इस पे भी 2 वार्ड बढ़ा दिए जाएंगे। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है 3000 जनसंख्या है, 3000 के ऊपर कम से कम 9 वार्ड होंगे, और यदि 1000 जनसंख्या बढ़ जाती है तो 1000 जनसंख्या के ऊपर आपके 2 वार्ड जो है 1000 जनसंख्या के ऊपर 2 वार्ड आपके एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से 15 यहाँ हो गए, 15 के ऊपर 2 वार्ड बढ़ जाएंगे। और इसी तरीके से जिला परिषद जो है, जिला परिषद की जनसंख्या 4 लाख से अधिक होनी चाहिए। 4 लाख के ऊपर होने पर यहाँ पर जो वार्ड होंगे वो 17 होंगे, और यदि 1 लाख जनसंख्या यहाँ पर बढ़ जाती है, कितनी लाख बढ़ जाती है? 1 लाख बढ़ जाती है, तो यहाँ पर भी 2 वार्ड की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो ये कॉमन सी बात है। ग्राम स्तर के ऊपर यदि सरपंच बनेगा तो 3000 जनसंख्या होनी चाहिए उस गांव की, उसके अंदर 9 वार्ड होंगे। 1000 जनसंख्या बढ़ने के ऊपर 2 वार्ड और बढ़ा दिए जाएंगे। इसकी गणपूर्ति मीटिंगों की 1/3 होगी। यहाँ पर भी अगर पंचायत समिति जो है उसमें 1 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, 15,000 जनसंख्या के ऊपर 2 वार्ड बढ़ा दिए जाएंगे और 15 इसके वार्ड होंगे। इसी तरीके से जिला परिषद में भी 4 लाख की जनसंख्या होगी जिसमें 17 वार्ड होंगे। 1 लाख की जनसंख्या बढ़ने पर 2 वार्ड बढ़ा दिए जाएंगे। इन सभी की गणपूर्ति जो होगी मीटिंग स्टार्ट करने की वो 1/3 होगी। सदस्य कैसे बनते हैं? पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य, इसके अंदर जो बनता है वो प्रधान बनता है, पंचायत समिति में प्रधान बनता है, और इसमें जिला प्रमुख बनता है। इसमें जिला प्रमुख बनता है। तो प्रमुख का पद जिला परिषद के अंदर आता है जिसे जिला प्रमुख बोलते हैं, और पंचायत समिति के अंदर प्रधान बोलते हैं, और ग्राम स्तर के ऊपर सरपंच बोलते हैं। ग्राम स्तर के ऊपर क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। इन सभी की उम्र भी कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए चुनाव लड़ने की। सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, और प्रधान का चुनाव और जिला प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये अपने ही सदस्यों के अंदर से चुनाव कर लेते हैं।
महत्वपूर्ण बात आप लोगों को एक और ध्यान रखनी है, ग्राम स्तर के ऊपर जो सरकारी प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होता है उसको ग्राम सेवक कहते हैं, और यहाँ ग्राम पंचायत समिति के अंदर जो होता है वो खंड विकास अधिकारी होता है। ये पूरी बातें जो हैं, छोटी बातें और भी बहुत सी हैं, लेकिन वो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी मेरे दोस्तों, मेरे द्वारा तमाम बातें बताने का प्रयास किया गया है। अगर मेरे वीडियो से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, किसी भी प्रकार से आपको सहायता प्राप्त हो रही है, तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, मुझे प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ऐसी आशा आप लोगों से रखता हूं। आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार, प्रणाम, जय श्री श्याम। थैंक यू वेरी मच।